लूला डी सिल्वा का चुनाव जीतना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार लैटिन अमेरिका में कोई वामपंथी राष्ट्रपति, ये खुद तीसरी बार बने हैं। पिछली बार इनको एक झूठे भ्रष्टाचार के केस में फंसा के और अयोग्य कर दिया गया था। लेकिन लैटिन अमेरिका में ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पेरू, चिली में, अभी चिली में कुछ महीने पहले, वेनेजुएला, बोलीविया, ये तमाम देश हैं जहां पे आज वामपंथियों की, मार्क्सवादियों की सत्ता जनता के द्वारा चुनकर स्थापित की गई है। ये सब लेफ्टिस्ट प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स, वहां पे ज्यादातर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट वहां पे बने। सोवियत संघ के और पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म के खत्म होने के बाद, डिबेकिल के बाद, तो सारी दुनिया में पूंजीवाद ने जश्न मनाया था कि वामपंथ का अब सफाया हो गया, अब इसका कोई भविष्य नहीं है, मार्क्सवाद का कोई भविष्य नहीं है और अब पूंजीवाद ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन ये ब्राजील का चुनाव या दूसरे जो लैटिन अमेरिका में जो चुनाव में जो लेफ्टिस्ट पार्टीज जीती, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं जो लेफ्ट जीता, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी एक सत्य है कि यूरोप में कुछ देशों में, जैसे अभी जर्मनी में एक फासिज्म को मानने वाली फासिस्ट समर्थक महिला जो है राष्ट्रपति बनी है, प्रधानमंत्री बनी है। हंगरी में भी नाजीवादी प्रधानमंत्री है। तो इस समय एक बड़ा शार्प पोलराइजेशन हो रहा है और एक धुर दक्षिणपंथी सत्ता भी बहुत जगह पर स्थापित हुई या हो रही है और इसका एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे एक असर इसका पड़ता है। इस दृष्टि से ब्राजील का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है बाकी लैटिन अमेरिका के देशों में वामपंथियों के चुने जाने की अपेक्षा, क्योंकि ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है अगर हम जमीन की, भूभाग की बात करें, और अगर आबादी की बात करें तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है। करीब 22 करोड़ इसकी आबादी है। छोटा देश नहीं है, काफी बड़ा देश है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसका बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। लैटिन अमेरिका जो है ये खास तौर से अमेरिकन मल्टीनेशनल्स का, कॉरपोरेशंस का एक बड़ा अड्डा रहा है शोषण का और लूटमार का, क्योंकि ये काफी रिच है, मतलब मिनरल्स में रिच है, नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है, काफी, केला, दूसरी चीजें, और उसके साथ ही साथ पेट्रोलियम वगैरह का भी प्रोडक्शन यहाँ पे या भंडार बहुत है। तो इसलिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने तो लैटिन अमेरिका को खास तौर से लंबे समय से एक शोषण का और लूटमार का अपना वो बनाया हुआ है और वो वहां की राजनीति में भी सीधा हस्तक्षेप करते हैं। जो उनकी मनपसंद का राष्ट्रपति ना हो या पार्टी ना हो, उसको बाई हुक और बाई क्रूक हराने या उसको सत्ता से हटाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों बोलीविया में भी इसी तरह से हुआ, जब वो मोलेसेस को हटाने की कोशिश की गई लेकिन वो सफल नहीं हुए। चिली का सबको मालूम है, सल्वाडोर आयेंदे को किस प्रकार मर्डर करके सत्ता से हटाया। तो ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा देश है और ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ट्रंप जब थे तो ये जो बोल्सोनारो है ये भी अल्ट्रा राइटिस्ट पॉलिटिक्स के मानने वाले फॉलोअर हैं और लेफ्ट के या उसके घोर विरोधी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की जो लूट है उसमें ये बड़े सहयोगी। आप अगर देखें पिछले सालों का रिकॉर्ड तो अमेजन के जंगलों को इन्होंने बेरहमी से, बेदर्दी से डेवलपमेंट किया, जो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी करते हैं या अमेरिका में ट्रंप करते थे या बाइडेन भी करते होंगे, कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स कोई बहुत अलग नहीं है इकोनॉमिक उनका और रिपब्लिक पार्टी का। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस के को भी बेरहमी से एक्सप्लॉइट करना और पर्यावरण को विकास के नाम पे नष्ट करना, तो अमेजन के जो कहा जाता है कि लैटिन अमेरिका का ऑक्सीजन टैंक है, उसको भी इन्होंने बहुत बुरी तरह से वो किया। इसके अलावा जो एबओरिजिनल ट्राइब्स जो थे वहां के ब्राजील के, उनको बहुत, चूंकि वो जंगलों में रहते थे तो उनकी भी उन्होंने बहुत हत्याएं करवाई, उनको जंगलों से, और जहां उनको खदानें स्थापित करना वहां से उनको बेदखल किया और
उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म और अत्याचार भी किए। तो ये जो एक धुर दक्षिणपंथी राजनीति का जो चरित्र चेहरा है, वो बोल्सोनारो ने उसको पूरी तरह से वहां पे दिखाया। और इसलिए आज जब उनकी जब हार हुई है, तो आप देखिए आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि वहां ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी। स्वाभाविक है कि ये हड़ताल जो है इंस्टिगेट की गई, क्योंकि ये चर्चा हो रही है कि बोल्सोनारो सत्ता छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है, ये 2 महीने का रखा गया है, ये बड़ा विचित्र है। और इसमें इनको काफी मौका मिलता है इस तरह की कुछ गड़बड़ी करने का। 1 जनवरी से सत्ता हस्तांतरण होगा, अभी नवंबर और दिसंबर में हो सकता है लूला की हत्या करने की कोशिश की जाए, कोई मुकदमों में फंसाया जाए, सेना को कोशिश की जाए इंटरफियर करने के लिए, तैयार करने की। तो अभी तो हमारी ये सब बातें पक्का कहना मुश्किल है कि वास्तव में क्या होगा, सत्ता हासिल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन में ये जीते हुए। लेकिन अगर इनकी ये सत्ता होती है तो ब्राजील की जनता को भी बहुत राहत मिलेगी, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो दक्षिण पंथ जो मजबूत हो रहा है, जो एक नेक्सस पूरा पूरा ये बन रहा है, जिसमें तमाम दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने वाले देश जो एक पूरी राजनीति में पूरी तरह से मल्टीनेशनल्स का, कारपोरेट हाउसेस का और इसका वो कब्जा कराने वाले देश, जो नैसर्गिक संपदा को लूटने वाली जो नीतियां हैं, उनको एक धक्का लगेगा, उनकी ये ताकत जो है ये कमजोर होगी। ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि ये एक जो यूएसएसआर के पतन के बाद जो एक बात हुई कि अब लेफ्ट खत्म हो गया, मार्क्सिज्म खत्म हो गया, ये उनकी आशाओं पे तुषारापात हो गया। लेफ्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। ये एक नए रूप में, जिसको कई लोग बोलते हैं पिंक रेवोल्यूशन, ये रेड रेवोल्यूशन इसको नहीं है, पिंक। ये सेंस में है कि ये जो पार्टियां जहां भी लैटिन अमेरिका में सत्ता में आई हैं, ये जैसा हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में, हालांकि हम लोगों ने बहुत पहले इसको छोड़ दिया, लेकिन मार्क्सिस्ट जो जार्गन है, शब्दावली है, उसमें जो इस्तेमाल होता है और अभी भी जो तहमत लगती है कि सर्वहारा की तानाशाही, वन पार्टी रूल, तो और टोटल कंट्रोल ऑन इकोनॉमी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, तो ये उस तरह की शब्दावली या उस तरह के राजनीतिक तौर तरीकों या अपने क्या कहना चाहिए घोषणा से बचते हैं या उसको नहीं मानते हैं। ये मल्टी पार्टी सिस्टम को इन्होंने, इन सब पार्टियों ने, लेफ्ट पार्टीज ने स्वीकार किया हुआ है। सभी राष्ट्रों में वहां पे चुनाव होते हैं। किसी भी मार्क्सिस्ट राष्ट्रपति ने ये घोषणा नहीं की कि अब यहाँ पे चुनाव नहीं होंगे, अब हमारी पार्टी की सत्ता होगी। तो ये बहुदलीय प्रथा को मानने वाली सब लेफ्ट पार्टीज हैं, और ये उस तरह का एक पार्टी की तानाशाही या सर्वहारा की तानाशाही या पूरा आर्थिक उस सत्ता पे नियंत्रण, ये उस बात को लागू करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको कह सकते हैं कि ये एक मार्क्सिज्म विथ वेलफेयर जो कंसेप्ट है, उसके साथ एक नया तरह का, जिसमें मल्टीनेशनल जो खास तौर से जो लूटपाट है, जो प्लंडरिंग है, जो उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेस की, उसको वो डिसअलाउ करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा अमेरिका खफा रहता है। वेनेजुएला ने पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर अमेरिका की प्रतिबंध लगा दिया, उनको बाहर कर दिया। चिली ने भी यही किया था, तो अल्वाडोर सायंदे का मर्डर कर दिया गया था। तो अमेरिका की जो कंपनियां हैं, उनकी लूटपाट पे इन देशों ने, जो जहां जहां मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये साहस का परिचय दिया। अभी तक तो वास्तव में देश स्वतंत्र जरूर थे, लेकिन आर्थिक रूप से एक तरीके से वो अमेरिका के कैप्टिव कंट्रीज हैं, जहां तक इकोनॉमी का सवाल। लेकिन इन्होंने इसको खत्म किया, अमेरिका के चंगुल से, अमेरिका के नियंत्रण से देश को मुक्त किया, और देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो वेल्थ है, जो देश की संपदा है, उसको अपने देश की पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्च करने का इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया, इसीलिए इनको पॉपुलैरिटी भी मिली। और दूसरा ये है कि इन्होंने पूंजीवाद को खत्म नहीं किया पूरी तरह से, कि पूंजीवाद नहीं होगा या कोई निजी संपत्ति नहीं होगी या निजी कारखाने या उद्योग नहीं होंगे, लेकिन वो नियंत्रित होंगे, वो वर्किंग क्लास के और पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होंगे। उनकी मुनाफाखोरी इस तरह की नहीं होगी कि पब्लिक के ऊपर वो
जनता के ऊपर मुनाफाखोरी लाद दें और सरकार जो है टैक्स लाद दे और उसके बाद गरीब और गरीब बनाया जाए, या जो मेहनत कश का जो हक है उसको मारा जाए, तो वर्किंग क्लास का और पब्लिक का प्रोटेक्शन, वेलफेयर स्टेप्स और खास तौर से जो शिक्षा है और ये हेल्थ सर्विसेज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, इन सब पे इन सरकारों का ज्यादा ध्यान है, ज्यादा काम है। इसलिए जो वहां की आम जनता है, जो आप अगर ब्राजील का वो पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे आप, आया है कि जो नॉर्थ ब्राजील है, जो ज्यादा संपन्न है, वहां से बोल्सोनारो को ज्यादा सपोर्ट मिला है, काफी सपोर्ट मिला है, क्योंकि वो रिच लोगों का इलाका है। और जो साउथ ब्राजील है, जहां ज्यादा गरीबी है, वहां लूला को ज्यादा बड़ा समर्थन मिला है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो प्रो पुअर है। वो जो शासन का या स्टेट का जो इकोनॉमिक्स है, जो पैसा है, जो पॉलिसीज हैं, वो गरीब वर्ग के लिए, मेहनत कश वर्ग के लिए, आम जनता के लिए बनाई जाती है, और इसलिए उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में बिल्कुल बिल्कुल इसका उलट है कि जो अमीर हैं जो वो और रिच होते हैं, और गरीबों की और जो मेहनत कश हैं उनकी मेहनत का हक छीना जाता है, लूटा जाता है उनको, उनके लिए कोई काम किया नहीं जाता और टैक्स का बोझ लादा जाता। आपको मालूम है कि ब्रिटेन में भी अभी इसी तरह ये टैक्स को लेके ही सरकार गई और फिर एक बनी, और फिर क्योंकि टैक्स गरीबों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, और बड़े लोगों को छूट, कारपोरेट टैक्स में कटौती। ये जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो है फंडामेंटल, ये एक्चुअली जो जन विरोधी है उसको देखते हुए वहां की लेफ्ट पार्टीज को, गरीबों का हर देश में, लेकिन चूंकि ब्राजील एक बड़ा देश है, उसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्व है, एक दखल है, और वो जो धुर दक्षिणपंथी देशों की जो एक धुरी थी उसकी वो एक कड़ी थी बोल्सोनारो के समय में, तो वो एक ब्रेक हुई है। तो और उसका असर निश्चित रूप से लैटिन अमेरिका के जो आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, और ये लेफ्ट के एडवांसमेंट को और आगे बढ़ाएगा, उसको मजबूत करेगा, वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स को मजबूत करेगा, और जो साम्राज्यवाद की जो ताकतें हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की जो लूट खसोट है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, वर्किंग क्लास की राजनीति में, और बाइपोलर जो यूनिपोलर राजनीति जो बन गई है उसमें डेंट करने में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से तोड़ देगा, लेकिन उसमें डेंट करने में जरूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसी मेरी समझ है। मैं यही